नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अति लघुत्तरीय प्रश्न के तीसरा पार्ट है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ है? तो राइट आंसर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? तो इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 2000 से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या हैं? तो आंसर है भवन तथा शैक्षणिक संस्थान को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। अगला प्रश्न है, हमारी संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया है? तो आंसर है अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में क्या प्रावधान है? तो इसमें है अनुच्छेद 51 के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शक का हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी? तो इसका राइट आंसर है 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठ्यचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, ITI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो आंसर है जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षणिक या शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में बल दिया गया है? तो आंसर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकें। तो अगला प्रश्न है, NCERT का पूरा नाम लिखिए। तो इसका है उत्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न, NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1961 में NCERT की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है? यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर है इस संस्था का नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मापदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है? तो यह संस्थान इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदान करता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में DALED की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है? तो आंसर है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अगला प्रश्न राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? राज्य का हिंदी संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है? तो इसका आंसर है 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से है? तो अध्यापन, मूल्यांकन और विद्यालय का प्रबंधन। अगला प्रश्न है प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए। तो विद्यालय का प्रशासन शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य है। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? आंसर है निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 का के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे? आंसर इसका है विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न है विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है? आंसर शैक्षणिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुश्रवण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न विद्यालय विकास योजना क्या है? विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना मंच पर का गठन क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया। इसका गठन NPEGEL दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हुआ है। अगला प्रश्न है मीना मंच के उद्देश्य लिखिए। तो मीना मंच के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता, दूसरा नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास, तीसरा बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, चौथा रचनात्मक लेखन तथा चिंतन की आदत, पांचवा विभिन्न जीवन कौशलों का विकास, छठा है बाल एवं महिला के अधिकारों का ज्ञान, सातवां बाल विवाह की रोकथाम, आठवां बचत हेतु प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक है? तो प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार के दिन। जेंडर संवेदीकरण से क्या आशय है? इसका आंसर है हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक की पढ़ाई
खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही जेंडर संवेदीकरण है। अगला प्रश्न है, लिंग भेद के मुख्य कारण बताइए। इसके कारण बहुत हैं, जैसे कि हैं बालिकाओं को बस का वाहक न समझना, और दूसरा है छोटी उम्र में विवाह कर देना, तीसरा घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, चौथा है छोटे बच्चों की घर में देखभाल, पांचवा है अभिभावकों की आर्थिक तंगी, छठा है बालिकाओं के लिए उदासीनता एवं उपेक्षा। अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेखों का महत्व लिखिए। अभिलेखों के आधार पर यही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो इसका आंसर है 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन मैंने कल कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहा था, तो इसका पूरा अन्य नाम है, हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने से क्या उद्देश्य हैं? तो इसके उद्देश्य निम्न हैं, जैसे कि वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। दूसरा है, सन 2007 तक सभी बच्चों कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। तीसरा है, सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य था? तो इसका आंसर है सभी बच्चे 2005 तक स्कूली शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटे शिविर यानी कि बैक टू स्कूल कैंप में हो। अगला क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ है? अपव्यय का अर्थ है कि व्यर्थता अथवा फिजूली खर्ची। शिक्षा में अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में दाखिला विद्यालय लेने के पश्चात उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है तो उसे हम अपव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवरोधन का अर्थ बताइए। तो अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है अवरोध अथवा रुकावट आ जाना। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि जब कोई बालक एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहा जाता है। छात्र के अध्ययन कार्यक्रम में रुकावट आ जाती है। भारत में इस ओर अष्टांग कमेटी ने सर्वप्रथम 1929 में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अष्टांग कमेटी ने के अनुसार अवरोधन से हमारा तात्पर्य है किसी बच्चे का निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है। अगला प्रश्न है, निम्न योजनाओं के पूरे नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि ओबी का होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये सॉफ्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। DPEP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम।
इसका है NPEGEL, मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो इसका आंसर है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का। अगला प्रश्न है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर है संविधान के 42वें संशोधन। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनर्प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनर्प्रवर्तन किया जाता था। अगला प्रश्न, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो इसका आंसर है मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट हो जाता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग यानी कि बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। अगला प्रश्न है, वुड के आदेशपत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो इसका उत्तर है अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह देना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधा प्रदान की गई? तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे कि शिक्षक उपकरण, दूसरा है कक्षा शिक्षण सामग्री, तीसरा है खेल सामग्री व खिलौने, चौथा है विज्ञान किट, पांचवा है लघु यंत्र किट जैसे कि पेचकस और प्लास, और छठा है श्रव्य उपकरण रेडियो, सातवां है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, आठवां है विद्यालय घंटी, नौवां है संगीत उपकरण जैसे कि ढोलक, तबला एवं हारमोनियम, दसवां है शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, 11 है कक्षा कक्ष, 12 शौचालय की व्यवस्था, और 13 है चटाई, और 14 है कुर्सी शिक्षकों के लिए, 50 है ब्लैक बोर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है। पी मोस्ट का पूरा अंग्रेजी में नाम बताना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पी मोस्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 7 राज्यों के 42 जनपदों में। प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, इन सभी राज्यों में लागू की गई थी। ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का क्या उद्देश्य है? तो ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके।